जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गौतम गुरु कोचिंग में। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ यूपीपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। तो चलते हैं क्लास में। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर। देखिए, मैं आपको लिखता रहूंगा और क्वेश्चनों का आंसर खुद से ही देता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई। देखिए, सत्रिया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जानते हैं हम। क्या शास्त्रीय नृत्य है? एक मिनट। सबसे पहले हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। देखिए, क्या शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। देखिए, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल कितने हैं। टोटल हमारे शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो हैं 8। देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए नंबर ए। देखिए नंबर ए कथकली। कौन सा है? नंबर ए कथकली। नंबर बी मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। क्या नाम है इसका? मोहिनी अट्टम। नंबर सी मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। नंबर डी कौन सा है? ठीक है, नंबर डी हमारा कच्ची पुड़ी। जैसे हम बोल सकते हैं कुची पुड़ी भी बोल सकते हैं, कच्ची पुड़ी, दोनों में से कुछ भी आ जाता है ये। कुची पुड़ी। ठीक। और जो नंबर ई है 5वें नंबर का, वो कौन सा है? तो वो है हमारा सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। नंबर एफ। छठा नंबर कौन सा रह गया हमारा? तो छठा नंबर है कथक। हमारे कितने हुए? 6 होगा। देखिए, अब दो और बचे हैं। देखिए, दो कौन कौन से बचे, मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ। हमारे अभी दो नृत्य बचे हैं। देखिए कौन कौन सा रह गया अभी, वो कितने गए हमारे। ये शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल कितने हैं? 7। तो सॉरी 8। एक हो गया कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक। रह कौन कौन से गए हैं? देखिए, एक तो ओडिसी रह गया अभी। नंबर एफ जी नंबर कौन सा रह गया? ओडिसी। और जो 8वें नंबर का है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा, नहीं तो फिर मैं उसको कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन सा है। ठीक है। अब देखिए, जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मिनट सॉरी, जो ये हमारा एफ नंबर था वो कौन सा था? कथक। तो काट दीजिए, कौन सा था हमारा? कथक। और जो ये था जी नंबर, ये था ओडिसी। क्या नाम था इसका? ओडिसी। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य को नृत्य कौन देता है, जो हमारी मतलब इनको मान्यता कौन देता है कि शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारी संगीत कला अकादमी है वो देती है इसको शास्त्रीय नृत्य की। कौन देता है मान्यता? वो देता है हमारा शास्त्रीय नृत्य की। जो मान्यता मिलती है किसके द्वारा मिलती है? संगीत नाटक अकादमी। किसके द्वारा मिलती है? तो मिलती है हमारी संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। अकादमी। ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? संगीत नाटक नाटक अकादमी की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई 1953 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। किस जगह इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब देखिए, ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं ये हर राज्य के अलग अलग हैं। देखिए, कथकली कहाँ का है? तो कथकली और जो मोहिनीअट्टम है, दोनों कहाँ के नृत्य हैं ये दोनों? तो ये दोनों नृत्य हमारे केरल के। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं। किसके? केरल के। एक कौन सा? कथकली। और एक कौन सा? मोहिनीअट्टम। ठीक। ये मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक। और जो कच्चीपुड़ी ये कहाँ का है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का। और जो सत्रिया है ये कहाँ का है? ये हमारा असम का। कहाँ का है? ये हमारा असम का। और जो कथक है, देखिए कथक हमारे उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है। और जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत से भी एक ही शास्त्रीय नृत्य संबंधित है केवल, जिसका नाम है कथक। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही होता है और उत्तर भारत के लिए भी पूछा है तो भी हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा वो? तो वो होगा कथक। ओडिसी कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे ओडिशा से। ठीक। कहाँ से संबंधित है? ये ओडिशा से। अब देखिए, जो सत्रिया है ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया कौन सा है? तो ये सत्रिया है।
ये कितने वर्ष पुराना है? तो जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है ये 500 साल पुराना है। ठीक, कितने वर्ष पुराना? 500 साल पुराना है। और जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो वो हमारा मोहिनीअट्टम। कितने वर्ष पुराना है ये? तो ये हमारा 2000 साल पुराना। कितने साल पुराना है? तो ये हमारा 2000 साल पुराना है मोहिनी अट्टम। और ये है कहाँ का? केरल का। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे, फिर मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। अब देखते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ आप लोगों को महोत्सव करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। नंबर एक, चैत्यागिरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन सा नृत्य? चैत्यागिरी। एक मिनट, कौन सा महोत्सव? चैत्यागिरी। चैत्यागिरी महोत्सव। ये चैत्यागिरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए ये आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये इसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के और भी नृत्य देख लेते हैं, सॉरी महोत्सव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक कौन सा हो गया? घड़ियाल उत्सव। कौन सा? घड़ियाल उत्सव। अगला कौन सा हो गया? नीरजा उत्सव। इससे अगला कौन सा हो गया? ककसार उत्सव। कौन सा? ककसार उत्सव। और इससे अगला कौन सा हो गया? लोक रंग उत्सव। देखिए कौन सा? लोक रंग। लोक रंग उत्सव भी कहाँ का है? तो भी मध्य प्रदेश का है। देखिए यहाँ पे एक जगह कंफ्यूज होता है, नीरजा उत्सव कहाँ का है? ये तो हमारे मध्य प्रदेश का है, ठीक। और जो ये उत्सव है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो ये उत्सव है नीर महल। कौन सा उत्सव? नीर महल। ये नीर महल उत्सव कहाँ का है? तो ये है हमारा त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें नीर महल में और कौन से में? नीरजा में। नीरजा कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और जो नीर महल है वो कहाँ का? त्रिपुरा का। ये त्रिपुरा का एक उत्सव हो रहा है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव है। क्या नाम है इसका? नाम है पीलक उत्सव। क्या नाम है इसका? नाम है पीलक उत्सव। तो इसके साथ साथ और राज्यों को भी, दो तीन राज्यों के देख लेते हैं। ठीक है, लावी और फुलचू कहाँ के हैं दोनों ये? लावी। देखो ये लावी। और एक कौन सा हो गया? फूल फुलेज। ये फूलचू में आता है ये। फुलेज। ये कहाँ का है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश का। ठीक। बोनालू कहाँ का है? बोनालू। इसके साथ साथ में एक और ध्यान रखिए, कौन सा? बथुकम्मा। बथुकम्मा। तो ये कहाँ का है? तो ये अपने तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले कुछ क्वेश्चन पे। देखो आप लोगों को कुछ भारत के जो मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिसको ध्यान से आप लोगों को ध्यान से सुनना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, एक मंदिर है इरबतेश्वरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? इरे इरबतेश्वरा मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? इरबते इर सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। ये क्या नाम है मंदिर का? इरबतेश्वरा मंदिर। मंदिर। देखिए कहाँ पे पड़ता है ये? इरबतनेश्वरा मंदिर। ये पड़ता कहाँ पे है? क्योंकि ये पड़ता है तमिलनाडु। किस जगह पड़ता है? तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु के कुछ और मंदिर देख लीजिए जो लगातार एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में देखे गए हैं। एक पता है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु में भी कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये पड़ता है मदुरई में। और ये किस देवी को समर्पित है? ये हमारी पार्वती देवी को समर्पित। किसको? पार्वती जी को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। और ये किसके कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मदुरई में। और किस नदी के किनारे पड़ता है ये पड़ता है बेगई नदी के किनारे। किसके? बेगई नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। एक आता है बृहदेश्वर मंदिर। देखिए नंबर एक इरबतनेश्वरा मंदिर। नंबर दो कौन सा हो गया? तो नंबर दो हो गया बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर। ठीक। नंबर तीन
ठीक है, नंबर 3 कौन सा हो गया, एक है कुमारी अम्मन देवी मंदिर। कौन सा हो गया, कुमारी अम्मन देव मंदिर, कुमारी अम्मन देव मंदिर। ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये मंदिर भी तमिलनाडु में पड़ता है। एक आ गया श्रीपुरम मंदिर। कौन सा नंबर, नंबर 4 श्रीपुरम मंदिर, श्रीपुरम मंदिर। देखिए इन दोस्तों थोड़ी सी बात ध्यान रखिए, अभी हाल ही में हमारे जो यूनेस्को की 42वीं साइट बनी है, कौन सी बनी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो 41वीं साइट है वो तो हमारे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल में हाल ही में हमारी यूनेस्को की 41वीं साइट बनी है, वो भारत नहीं विश्व की एकमात्र ऐसी साइट है जो हम जिसको लाइव हेरिटेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, लाइव हेरिटेज। 42वीं साइट जो यूनेस्को की, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए एक मंदिर पड़ता है रामप्पा मंदिर। कौन सा नंबर का, इसको नोट डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा तेलंगाना में। ठीक है, रामप्पा मंदिर पड़ता है हमारा 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। कौन से नंबर की, 39वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज है। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। देखिए जो हमारा रामप्पा मंदिर है, इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके रामप्पा मंदिर के हमारे, ये 3 जगह बसा हुआ है। ठीक है, और इसको बसाया किस राजवंश ने था, तो इसको बसाया था रामप्पा मंदिर को काकतीय वंश ने। कौन से वंश ने बसाया था इसको, काकतीय वंश ने, काकतीय वंश। दोस्तों मैं अभी जो बोल रहा था रामप्पा मंदिर 3 जगह बसा हुआ है, वो ये मंदिर नहीं है। जो हलेश्वर मंदिर है हमारी जो 42वीं साइड है यूनेस्को की, वो 3 जगह बसा हुआ है। ये वाला जो रामप्पा मंदिर है ये 3 जगह नहीं है। ठीक है, जो हलेश्वर मंदिर है हमारी 42वीं साइड यूनेस्को की, उसके 3 भाग हैं। ठीक है, उसका एक भाग मैं बता देता हूँ आपको, सोमनाथ मंदिर है, और जो 2 भाग है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक, तो हमारी ये 39वीं साइड है जो यूनेस्को में शामिल होने वाली है, मतलब हुई है यूनेस्को में। ठीक है, देखिए यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। एक मिनट, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस। ठीक है, देखिए पेरिस, ये आप लोगों को बताना है जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ किताबें लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं, देखिए हम सबसे पहले किताबें किसकी लिखेंगे, तो हम जो हमारे भारत एक राइटर है सलमान रुश्दी, आप लोगों ने देखा होगा या इनकी किताबें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। क्या नाम है, सलमान रुश्दी। राइटर का नाम क्या है, सलमान रुश्दी। ठीक है, देखिए इनकी कौन सी पुस्तक है जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है इस टाइम, एक कौन सी, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, इनकी अगली पुस्तक कौन सी हो गई, एक पुस्तक है इनकी सेम, SHAME, सेम। ठीक है, एक कौन सी पुस्तक हो गई इनकी, एक है सेटेनिक वर्सेस। क्या पुस्तक है इनकी, पुस्तक का नाम सेटेनिक वर्सेस। क्या नाम हो गया, सेटेनिक वर्सेस। ठीक है, ये अगली पुस्तक का नाम क्या है, विक्ट्री सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कौन सी, विक्ट्री सिटी। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तक, विक्ट्री सिटी। पुस्तक का क्या नाम है, विक्ट्री सिटी। ठीक है, अगर एक दो पुस्तक और देख लेते हैं, द गोल्डन हाउस। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम, द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस। ठीक है, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, सलमान रुश्दी जी की पुस्तक हैं सारी की सारी। ठीक है, अब कुछ पुस्तकें और देख लेते हैं हम, किसकी, रस्किन बॉन्ड की। बहुत फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड। कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ये सबसे पहली पुस्तक इनकी कौन सी है, इनके टाइगर इन द टनल। कौन सी पुस्तक है, टाइगर इन द टनल, टाइगर इन द टनल। ठीक है,
अगली पुस्तक का क्या नाम है इनकी? तो वो है द टनल। देखिए, टाइगर इन द टनल पुस्तक भी रस्किन बॉन्ड जी की है, और द टनल पुस्तक किसकी है? द टनल, ये पुस्तक भी रस्किन बॉन्ड जी की है, ठीक है। अगली पुस्तक, द गर्ल ऑन द ट्रेन। कौन सी पुस्तक? द गर्ल इन द ट्रेन। द गर्ल इन द ट्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। क्योंकि एक लास्ट पुस्तक देख लीजिए, क्योंकि हाल ही में 2023 में आई है। कब आई है ये रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक? 2023 में। और इस पुस्तक का क्या नाम है? इसका नाम है द गोल्डन ईयर। क्या नाम है? द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं अब। देखते हैं हम, भारत ने सबसे पहला विश्व कप किस वर्ष जीता? देखिए, जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप किस वर्ष स्टार्ट हुआ? क्रिकेट का वर्ल्ड कप ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1975 में। किस वर्ष स्टार्ट हुआ? 1975 में, ठीक है। उस साल देखिए इसको कौन जीता? उस टाइम जीता वेस्ट इंडीज। कि जो जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या एक्स कोई वर्ल्ड कप है, या कॉमनवेल्थ गेम हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ये सारे के सारे कितने 4 साल के अंतराल पे होते हैं, ठीक है। कितने साल के अंतराल पे होते हैं? 4 साल के अंतराल पे। ये पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो ये 1975 में। इससे अगला किस वर्ष हुआ? तो इससे अगला हुआ 1979 में। ये भी किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। अब किस वर्ष हुआ? 1983 में। ये किसने जीता? ये जीता भारत ने। किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। उस टाइम कप्तान कौन थे भारत के? तो उस टाइम कप्तान थे भारत के कपिल देव जी। कौन थे? कपिल देव। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था लाडर्स के मैदान पे। कहाँ पे? लाडर्स। और ये लाडर्स कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूके, इंग्लैंड में, ठीक है। भारत ने कितनी बार अब तक वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने 2 बार अब तक वर्ल्ड कप जीता है। एक तो भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, और कौन सा वर्ल्ड कप जीता भारत ने दूसरा? वो जीता 2011 का। तो 2011 के वर्ल्ड कप में कप्तान कौन थे? तो इस टाइम थे माही महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? MS धोनी। देखिए, जो 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे गौतम गंभीर ने। किसने? गौतम गंभीर ने। कितने रन बनाए थे इन्होंने? 97 रन। और धोनी ने कितने बनाए थे? 91 रन। और मैन ऑफ द मैच कौन चुने हुए थे उसमें? MS धोनी चुने हुए थे, ठीक है। और जो हमारा 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो अभी इस बार वाला विश्व कप हुआ है हमारा, किस वर्ष? 2023 में। कि 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ हमारे हमारे भारत में। किस जगह पर हुआ है? तो ये हुआ हमारे भारत में। जीता कौन है इसको? जीता ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता रहा है अपना भारत। कौन रहा है इसका उपविजेता? तो इसका उपविजेता रहा है भारत, ठीक है। देखिए, और भारत के जो हैं विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली जो रहे, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। क्या? मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। इन्होंने कितने वनडे तक हो गए इनके? अब तक इनके 50 वनडे तक हो चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें जो 49 शतक थे सचिन तेंदुलकर जी के, किसके? सचिन जी के। कितने शतक थे? 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने? 50 शतक बनाकर उन्होंने, विराट कोहली साहब ने जो 50वां शतक बनाया, किसके खिलाफ बनाया? ये बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए, जो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ, किस किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, ठीक है। और जिसमें मैन ऑफ द मैच रहे, वो कौन रहे? तो वो रहे ट्रेविस हेड। कौन रहे? ट्रेविस हेड, ठीक है। तो देखिए, जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, इसके ब्रांड सॉरी ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। कौन थे? शाहरुख खान। और जो ग्लोबल एम्बेसडर थे वर्ल्ड कप के, वो कौन थे? वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ संविधान की कुछ जानकारी देता हूँ, बेसिक बेसिक जानकारी, ठीक है। देखिए, जो हमारा भाग फर्स्ट है संविधान का, कौन सा? भाग फर्स्ट।
कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल आता है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसमें क्या आता है? तो इसमें ये कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाग दो। कौन सा? भाग दो। ये भाग दो में क्या आता है? भाग दो में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो भाग दो में आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। ठीक, और इसमें क्या आता है? इसमें आती है नागरिकता। नागरिकता, देखिए हम भारत की नागरिकता कितने तरीके से ले सकते हैं? तो भारत की नागरिकता 5 तरीके से ले सकते हैं, और भारतीय नागरिकता संविधान सॉरी, भारतीय नागरिकता विधेयक जो आया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों किस वर्ष आया था। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है? थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए भाग 3 में क्या आता है? तो ये भाग 3 में क्या आता है? इसमें आते हैं मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आते हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक। उसमें क्या आता है? इसमें आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो इनको यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, चलो छोड़िए, वो अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आगे देखते हैं हम कुछ और चीजें। देखिए जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो कौन होता है? क्या? मौलिक अधिकारों का संरक्षक। आगे देखते हैं थोड़ा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या है 33+1। कितनी है? 33+1। एक जो है चीफ जस्टिस, और जो 33 होते हैं वो होते हैं अन्य। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है हमारे? तो वो है डीवाईवी चंद्रचूड़। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। देखिए जो अभी तक हमारे जितने भी न्यायाधीश रहे हैं उसमें जो सबसे लंबा शासन काल रहा है वो किसका रहा? तो वो रहा वाई बी चंद्रचूड़ का। किसका? वाई बी चंद्रचूड़ का। और वाई बी चंद्रचूड़ कौन थे? इनके पिताजी थे। और ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वाई बी चंद्रचूड़ थे जिनका शासनकाल भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सबसे ज्यादा रहा, वो कौन से नंबर के भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे? और जो चंद्रचूड़, जो डीवाईबी चंद्रचूड़ जी हैं, ये कौन से नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के। और जो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो थे पहले नंबर के जो थे वो थे हीरालाल जैकानिया। कौन थे? हीरालाल जैकानिया। ठीक है, ये कौन थे? तो ये थे हीरालाल जयकानिया जी थे। ठीक है, और जो हमारा जब सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस टाइम पे जजों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे जजों की संख्या थी 7+1। देखिए एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 7 हो गए अन्य। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और इसकी पहली बैठक किस वर्ष हुई? मतलब किस तारीख को हुई? तो इसकी पहली बैठक हुई 28 जनवरी 1950 को। हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई किस तारीख को? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 जनवरी 1950 को। देखिए कुछ डेट, एक दो डेट हम और देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एक कौन सी? 24 जनवरी 1950। कौन सी डेट? 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो ये हमारा राष्ट्रीय गान और जो राष्ट्रीय गीत है, कौन सा? राष्ट्रीय गीत, इसको हमारी संविधान सभा ने स्वीकारा। ठीक है, मतलब इसको बनाया गया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन और वंदे मातरम, उसको ठीक है स्वीकारा गया हमारी संविधान सभा द्वारा। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को, देखिए दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया। किसको? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो सॉरी एक मिनट, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया हमारे संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ।
देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात ये, जितने भी ये गवर्नर जनरल जनरल थे, इनका कभी लॉर्ड नहीं लगाना। देखो, लॉर्ड किसे बोलते हैं? लॉर्ड बोलते हैं भगवान। और ये कोई जो गवर्नर थे, कोई भगवान नहीं थे यार। हद हो गई बात की, लॉर्ड लॉर्ड। हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो वैसे बोलो, ठीक है ना। क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजरी, क्या यार। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लॉर्ड वगैरह बोलना छोड़िए, ठीक है। सीधे नाम लीजिए बेलेजरी, डलहौजी। भाड़ में जाए दुनियादारी। हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, बस। प्रेजेंट मैटर, बात खत्म। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था, किस वर्ष आया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। कौन सा? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये किस वर्ष आया ये? तो ये आया था 1876 में। सॉरी, ये किस वर्ष आया था? ये आया था 1878 में। तो इसको कौन लेकर आया था? इसको लेकर आया था लिटन। कौन लेकर आया था? इसको कौन लेकर आया? लिटन। लिटन का शासनकाल कब से कब तक है? इसका शासनकाल है 1876 से लेके 1880 तक। ये इसको जो वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट को खत्म किया था, वो खत्म किसने किया था? वो किया था रिपन ने, खत्म किया था। ठीक है। किसने खत्म किया? इसको खत्म किया रिपन ने। देखिए, वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट में था क्या? इसमें जो समाचार पत्र थे ना भारतीयों के, उस पर रोक लगा दी गई थी, जो हिंदी में जारी होते थे, ठीक है ना। इस जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इसका उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था गैंगिंग एक्ट। क्या नाम था इसका उपनाम? तो इसका उपनाम था गैंगिंग एक्ट। और इसे किस नाम से जानते थे हम? इसे जानते थे गैंगिंग एक्ट। ठीक है। ये एक अधिनियम और देख लीजिए, जो 1878 में आया। कौन सा अधिनियम आया? 1878 में आया शस्त्र अधिनियम। कौन सा अधिनियम और आया? तो आया शस्त्र अधिनियम। भी हमारा किस वर्ष आया? तो शस्त्र अधिनियम जो है हमारा, ये भी 1878 ईस्वी में है। ठीक है। देखिए, रिपन जो है, रिपन का शासनकाल कब से कब तक रहा, मतलब कब से कब तक ये भारत में रहा? तो ये रहा 1880 से लेकर 1884। कब तक रहा? 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है। जो नाइटिंगेल फ्रेंच थी, उन्होंने इसको क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारतीय समाज का उद्धारक। तो रिपन को क्या कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है भारतीय समाज का उद्धारक। उसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं भारतीय समाज का उद्धारक। भारतीय समाज का उद्धारक। ये कहा किसने था? तो ये कहा था नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने। किसने कहा था? नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने। किसने कहा इनको? कहा नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने कहा था। ठीक है। हंटर आयोग किस वर्ष आया था? हंटर आयोग आया था रिपन के समय आया था। और किस वर्ष आया हंटर आयोग? तो हंटर आयोग का जो गठन हुआ भाई साहब, वो हुआ 1882 में। किस वर्ष हुआ? 1882 में। और ये किसके लिए आया था? ये आया था शिक्षा के लिए। ठीक है। किसके लिए आया? ये आया शिक्षा के लिए। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है, वो रिपन को बोलते हैं हम। जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक, क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक। किस पर स्टार्ट किया इसने? तो ये स्टार्ट किया 1882 में। थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? सलवाई की संधि किस पर हुई? कौन सी संधि? सलवाई की संधि। सलवाई की संधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है, जो अब तक कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये सलवाई की संधि किस वर्ष हुई? तो सलवाई की संधि जो हुई, ये हुई 1782 ईस्वी में। किस वर्ष हुई? 1782 ईस्वी में। देखिए, जो सलवाई की संधि हुई, इससे कौन से युद्ध का विराम हुआ? तो सलवाई की संधि से जो युद्ध विराम हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल
मराठा युद्ध, देखो सलवाई की संधि किस हुई 1782 में, और 1782 में जो सलवाई की संधि हुई उसके द्वारा कौन सा युद्ध विराम हुआ, तो उसके द्वारा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो विराम हुआ वो 1782 में सलवाई की संधि से उसको विराम देगा, ठीक है। अब देखिए एक संधि कौन सी आती है, एक संधि आती है राजपुर घाट की संधि। तो राजपुर घाट की संधि से कौन से युद्ध को विराम दिया गया, तो राजपुर घाट की संधि से जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, कौन सा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, इसको किस से रोका गया, तो इसको रोका गया राजपुर घाट की संधि। कौन सी, राजपुर घाट की संधि। दोस्तों आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक